हाँ, तो सभी बच्चों को नमस्कार। दिनांक 8/7/2021 ये आज की तारीख है और 8वीं कक्षा के लिए मैथ्स का वीडियो मैं बना रहा हूँ। सेकेंड चैप्टर हम लोग कर रहे थे समांतर तथा तिर्यक रेखाएं, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2.1 के सवाल कैसे हल करने हैं ये सीखा। अब चलते हैं आगे, इस चैप्टर में आगे का हिस्सा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो कुल 8 कोण बनते हैं। इसमें से 4 जोड़ियां संगत कोण की होती हैं, 2 जोड़ियां एकांतर कोण की होती हैं और 2 जोड़ियां अंतः कोण की होती हैं। अब हम लोग इसके कुछ गुणधर्म सीखेंगे। संगत कोण का गुणधर्म क्या होता है, क्या क्वालिटी होती है उनके अंदर। तो याद रखना बेटा कि तिर्यक रेखा यदि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित कर रही हो, समांतर, तब जो भी संगत कोण बनेंगे वो सर्वांगसम रहेंगे। सर्वांगसम यानी उनके माप समान होंगे। तो यहां ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित संगत कोणों की प्रत्येक जोड़ी के कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। ये आपको समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रेखाएं यदि समांतर हो तो बनने वाले संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। मैं तो कहता हूं इसको आप नोटबुक में लिख ही लो, संगत कोण का गुणधर्म लिखना और ये लाइन लिख देना। फिर एकांतर कोण का क्या गुणधर्म है, वही सेम गुणधर्म है कि समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित एकांतर कोणों की प्रत्येक जोड़ी के कोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। ये तभी संभव जब रेखा समांतर हो। अगर रेखा समांतर नहीं है तो एकांतर कोण जो बनेंगे वो सर्वांगसम नहीं होंगे। रेखा समांतर है तो ही एकांतर कोण सर्वांगसम होंगे। ऐसे ही संगत कोण का भी बोल रहा हूं मैं, समांतर रेखा होगी तो ही। हाँ बेटा देखिए, रेखा समांतर होगी तो ही संगत कोण सर्वांगसम होंगे। जैसे यहाँ रेखा PQ और RS समांतर है, इसीलिए जो बनने वाले एकांतर कोण है वो सर्वांगसम होंगे, जो बनने वाले संगत कोण है वो सर्वांगसम होंगे। अगर रेखा PQ और RS समांतर नहीं है, मतलब टेढ़ी टेढ़ी रेखा है, तो एकांतर कोण सर्वांगसम नहीं होगा, संगत कोण सर्वांगसम नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। माइक ऑन करके यस सर वगैरह बोला करो, रिस्पॉन्स दिया करो। सबको समझ में आया? किसी को ना समझ में आया हो तो फिर समझाऊं? अच्छा ठीक है, अब बढ़ते हैं अंतःकोण का गुणधर्म। अंतःकोण का गुणधर्म थोड़ा सा अलग है। इसके अनुसार यदि समांतर रेखा है तो उसकी तिर्यक रेखा द्वारा जो भी अंतःकोण बनेंगे वो सर्वांगसम तो नहीं होंगे, लेकिन उनके मापों का योगफल हमेशा 180 अंश होगा। रेखा यदि समांतर है तो तिर्यक रेखा द्वारा जो बनने वाले अंतःकोण है उनका योगफल हमेशा 180 होगा। मतलब एक का माप अगर 80 है तो दूसरे का 100 आएगा। 100 + 80 180। एक अगर 70 है तो दूसरा 110 आएगा। तो टोटल मिला के 180 होना चाहिए। एक 90 है तो दूसरा भी 90 हो जाएगा। तो अंतःकोणों का योगफल 180 होता है यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो। अब शुरू करें आगे। चलिए बढ़ते हैं 2.2 की तरफ। क्या दिया है? संलग्न आकृति में रेखा M और रेखा N ये समांतर है। इस चिन्ह का मतलब समांतर होता है, यानी यहाँ ये रेखा M और रेखा N ये समांतर है, और ये जो रेखा P है ये इनकी तिर्यक रेखा है। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ ये जो 3x और x ये दो कोण जो दिए हैं, ये कौन से कोण है बता सकते हो? जल्दी बताओ। ये एक कोण यहाँ ये दिया है, निशान लगा है, देखो इसका माप 3x दिया है, इस कोण का माप x दिया है। ये जो कोण है ये कौन से कोण है? एक तो ये 3x है, दूसरा ये x है। ये दोनों कोण संगत कोण है या एकांतर कोण है या फिर अंतः कोण है? जल्दी बताइए, आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं मैं।
हाँ बेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये यहाँ पर एक कोण M ले लिया ताकि M और 2x ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो M का मान 2x हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा M बराबर 2x। इसके बाद में ये 4x और M ये अंता कोण है, इसलिए 4x और ये M का योगफल 180 अंश होगा। अब M का मान 2x है, इसलिए मैंने M के जगह पे 2x लिख दिया। हाँ, तो 4x और M का योगफल 180, क्योंकि अंता कोण है इसलिए कारण में अंता कोण का गुणधर्म लिख दिया। लेकिन M का मान 2x है, 1 1 में दिया है, हमने लिखा है, तो इसलिए M के जगह पे 2x आ गया। कारण लिख देना 1 से। 4x और 2x मिलके 6x हो गए। अब हमको x का मान चाहिए, इसलिए 6 को हटाना पड़ेगा। 6 को हटाने के लिए 6 से भाग दे दिया, तो इस तरफ भी 6 से भाग देना पड़ेगा। 6 6 कट जाएगा, x आ जाएगा। 180 में 6 से भाग दे देंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसलिए अपना आंसर यहाँ क्या होगा, डी 30 अंश। डी डी 30 अंश, यस, ये देखो। आगे बढ़े अभी। चलो सेकंड सवाल पर चलते हैं। सेकंड सवाल में ये आकृति दी गई है और यहाँ पर क्या दिया है कि ये जो रेखा P है और ये जो रेखा Q है ये समांतर दिया है। रेखा P समांतर है रेखा Q के, और ये जो रेखा T है और ये जो रेखा S है ये क्या है, ये तिर्यक रेखाएं हैं, क्योंकि T भी दो रेखाओं काट रही है, S भी दो रेखाओं काट रही है। तो दिए गए मापों के आधार पर x और y के माप ज्ञात करने हैं। जो माप यहाँ पर दिए गए हैं उसके आधार पर हमें x और y के माप ज्ञात करने हैं। सवाल समझ गए? तो चलिए देखो, यहाँ पर ये P और Q रेखा समांतर दिया है, ऊपर और नीचे की रेखा समांतर है, इसलिए ये जो Z या F ये जो C वगैरह हम लोग देखेंगे वो ऊपर और नीचे वाला ही देखना है, क्योंकि यहां देखो T और S समांतर नहीं है। T और S समांतर नहीं है, लेफ्ट और राइट वाली लाइनें समांतर नहीं है, इसलिए लेफ्ट राइट के कोण में आपस में संबंध नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हो आप? रेखा P और Q सिर्फ यही दो रेखा समांतर है, इसलिए इन्हीं दो रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा जो बनने वाले कोण हैं उस पर नियम लगेगा। एक अंतर कोण सर्वांगसम होगा, संगत कोण सर्वांगसम होगा, अंतः कोण का योगफल 180 अंश होगा। लेकिन T और S द्वारा जो कोण बन रहे हैं तिर्यक रेखा पर वो संगत कोण एकांतर कोण सर्वांगसम नहीं होंगे, वो या वे अंतर कोणों का योगफल 180 अंश नहीं होगा, क्योंकि T और S समांतर नहीं है। इसलिए लेफ्ट और राइट के कोण नहीं लेने हैं, ऊपर नीचे ही लेना, क्योंकि ऊपर और नीचे की लाइन ही समांतर है। ये क्लियर हो गया? देखो हमें हमें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि y और 40 ये z जैसा बन रहा है, देख रहे हो? तो मेरे को बताओ क्या क्या ये y 40 के बराबर होगा क्या? यहाँ नहीं होगा, क्योंकि देखो ये रेखा T है और यहाँ पर ये रेखा S है, तो रेखा T और ये रेखा S ये समांतर नहीं है, इसलिए इससे बनने वाले एक अंतर कोण बराबर नहीं होंगे। क्या बोलो बोलो बेटा? ये y और m ये अंता कोण है, इस कोण को हमने m मान लिया है। अभी m जो है 70 का शीर्षाभिमुख है, इसलिए m 70 है। यही m और ये y ये अंता कोण है। तो अभी अभी हमने देखा था, अब देखो y और m से जो कोण बन रहे हैं उसमें p और q लाइन आ रही है, y में लाइन p आ रही है और m में लाइन q आ रही है, इसलिए यहाँ पर अंता कोण, इसलिए और p और q समांतर है, तो इसलिए अंता कोणों का जो टोटल है वो कितना होगा, 180 होगा। अंतक जिसमें से आपने बोला m 70 है, तो y कितना हो जाएगा? m 70 है तो y कितना हो जाएगा?
टोटल 180 होना चाहिए, जिसमें से m 70 है तो y कितना होएगा, टोटल 180 आना चाहिए क्योंकि अंता कोण है। बेटा 80 और 70 150 ही होता है खाली। अगर आप y 80 बोलोगी और ये 70 है तो 80 और 70 तो 150 ही होता है, 180 होना चाहिए दोनों को जोड़ने पर। बेटा सबको स्क्रीन दिख रही है, सिर्फ आप 100, जिसने 110 जवाब दिया बराबर दिया, y का मान 110 मिल जाएगा। सेजल यादव, वेरी गुड बेटा सेजल। चलो अब हमको ये x का मान निकालना है, x। तो देख, हाँ तो x का मान कैसे निकालेंगे, x का किसी के साथ m के साथ संबंध हो रहा है, m के साथ एकांतर कोण दिख रहा है, ये m और x एकांतर कोण दिख रहे हैं, लेकिन इस एकांतर कोण में देखो रेखा t आ रही है और रेखा s आ रही है जो कि समांतर ही नहीं है। तो t और s समांतर नहीं है, इसलिए x जो है m के बराबर नहीं बोल सकते, इस एकांतर कोण का माप बराबर नहीं कह सकते। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कोई और आइडिया लगानी पड़ेगी। हाँ तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो ऐसा कर सकते हैं, ये वाला जो कोण है, अब एक वापस से आपको एक नई बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बेटा। जब दो कोण मिलके टी जैसा आकार बनाए, टी जैसा, टी जानते हो ना टी, जब टी जैसा आकार दो कोण बनाते हैं, जैसे ये एक कोण हो गया, मान लो इस कोण का माप a है, ये दूसरा कोण है इसका माप b है, तो ऐसे कोण को बोलते हैं रेखीय युगल कोण। क्या बोलते हैं, रेखीय युगल कोण। नाम सुना है कभी, तो आप सुन लो इसको, रेखीय युगल कोण क्यों बोलते हैं, रेखीय का मतलब होता है रेखा, ये एक रेखा पर बनने वाला, एक ही रेखा पर है। युगल का मतलब होता है दो, ये दो कोण है ना, युगल जिसको हम लोग बोलते हैं डबल, युगल डबल, तो दो कोण है, रेखा पर ही दो कोण है, तो इसलिए रेखीय युगल कोण बोलते हैं इसको। हाँ, अब रेखीय युगल कोण का क्या गुणधर्म है, रेखीय युगल कोणों को भी, ये भी अंता कोण के जैसे ही होते हैं, इनको यदि आप प्लस करोगे तो 180 ही आएगा, समझे। अच्छा ये टी ऐसा भी हो सकता है, जैसे ऐसे भी हो सकता है, ये कोण m, ये कोण n, तो यहां पर क्या होगा, क्या हो रहा है, तो ठीक है बेटा, ये m और n देखो ये भी रेखीय युगल कोण है, तो इनका भी टोटल 180 आएगा। टी ऐसा भी बन सकता है, ये कोण P, ये कोण का माप Q, तो ये भी टी, ये भी टी बन रहा है दोनों कोण मिलके, तो ये भी रेखीय युगल कोण हो गया, इसलिए इनका भी योगफल 180 अंश होगा। तो ऐसे ही अब आ जाते हैं अपने ये डायग्राम में। ये देखो ये कोण 40 है और इस कोण को मैं n मान ले रहा हूँ, n, तो देखो ये n और ये 40, ये t जैसा आकार हो रहा है कि नहीं, यहाँ 40 अंश का कोण, और ये जो कोण n हमने माना है ये रेखीय युगल कोण है, t जैसा आकार बन रहा है, इसलिए n और 40 इन दोनों का योगफल 180 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये 40 है, तो ये 40 है तो n का मान 140 होगा, क्योंकि 140 और 40 प्लस करेंगे तो ही 180 आता है, तो n का मान 140। अब हमें x चाहिए, देखो तो ये x और n ये दोनों कौन सा आकार बना रहे हैं, f जैसा आकार बन रहा है, ये x देखो ऐसा है, n ऐसा है, f जैसा आकार बन रहा है, इसका मतलब ये संगत कोण हो गए,
संगत कोण हो गए और ये रेखा P और Q समांतर है, इसलिए संगत कोण के माप बराबर होंगे। फिर n 140 है, इसलिए x भी 140 हो जाएगा। इस तरह से x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो सवाल शुरू करते हैं, इसको हल करना है। तो कॉपी में सबसे पहले क्या करने का, सवाल का नंबर डालने का। दूसरा सवाल है, सॉरी हाँ ये यहाँ नंबर दिया, दूसरा सवाल है ये। तो हम लोग कॉपी में हल करते समय ऐसे नंबर डालने का, दूसरा सवाल। फिर ये जो डायग्राम है इसमें दिया है, जो डायग्राम, वही डायग्राम आप नोटबुक में भी बनाइए। क्या दिया था, रेखा P और दूसरी रेखा Q, P और Q। तो हमने भी रेखा P और रेखा Q बना लिया। फिर एक तिर्यक रेखा T है, तो यहाँ भी एक तिर्यक रेखा हो गया T। दूसरी तिर्यक रेखा है S, तो ये दूसरी तिर्यक रेखा हो गई S। फिर ये माप 40 दिया है, तो यहाँ पर ये माप 40 लिख देंगे। इसके बाजू में हमने n माना है, तो ये बाजू में n लिख दिया। फिर इस कोण का माप y दिया है, तो हम भी इसको y ले लेंगे। फिर यहाँ पे ये कोण का माप 70 दिया है, तो हम भी यहाँ भी 70 ले लेंगे। इसको हमने m माना है, तो हम अपने नोटबुक में भी इसको m लिख देंगे। फिर इस कोण का माप x है, तो हम भी यहाँ पर इस कोण को x लिख देंगे। अब हम शुरू करेंगे। पहली लाइन क्या लिखना, माना कोण m तथा कोण n ये आकृति अनुसार है। ठीक है, क्या लिखना, माना m तथा n आकृति अनुसार दिए गए कोणों के माप हैं। दिए गए कोणों के माप है, ये हमने माना है इसलिए मैं माना लिख रहा हूं। m तथा n आकृति अनुसार दिए गए कोणों के माप है। ये लिख लोगे। हाँ, अब देखो, आप चलो सबसे पहले x ज्ञात करना है। x को ज्ञात करने के लिए n ज्ञात करना पड़ेगा। तो n जो है 40 के बाजू में है, तो यानी रेखीय युगल कोण है। तो इसलिए यहाँ पर n प्लस 40 ये 180 अंश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये रेखीय युगल कोण है, T जैसा आकार बना रहे हैं n और 40। तो कारण क्या लिखना है, रेखीय युगल कोण। तो अब इस 40 को यहाँ से हटाना है, तो 40 राइट साइड में लेना पड़ेगा। 40 को यहाँ से हटा दोगे, अगर 40 को हटा दिया तो 40 के साथ जो प्लस रहता है वो भी चिन्ह भी हटता है बेटा, याद रखना। 40 हटेगा तो प्लस भी हट जाएगा। तो प्लस और 40 हट गया तो क्या बचेगा, n बराबर 180 ही बचेगा। n बराबर 180 बचेगा। फिर ये जो 40 हमने हटाया है, ये यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। हम लोग के साथ भी ऐसा होता ना, हमारा कोई दोस्त है, जब वो हमसे नाराज थोड़ा दूर चला जाता है तो दुश्मन बन जाता है, बदल जाता है, उसके निशान बदल जाते हैं। 40 यहाँ n के साथ में था, n के साथ हट गया तो वहां जाके माइनस हो गया। तो n का मान कितना आ जाएगा, 140 अंश। n 140 मिल गया। लेकिन देखो ये x और n ये दोनों संगत कोण है, क्योंकि f जैसा बन रहा है। तो इसलिए x का मान किसके बराबर है, n के बराबर है। कारण संगत कोणों के माप है, संगत कोणों के माप। तो परंतु n कितना, 140 है और x n के बराबर है, तो इसका मतलब x भी 140 हो जाएगा। नहीं समझे, समझे कि नहीं। x n के बराबर है लेकिन n 140 के बराबर है, तो इसलिए x भी 140 हो जाएगा। इस तरह से x का मान मिल गया। अब हम y का मान निकालेंगे।
y का मान कब मिलेगा? जब m का मान मिलेगा, क्योंकि y और m अंता कोण है और m 40 के साथ शीर्षा विमुख बना रहा है। तो पहले m का मान निकालो, फिर y का मान मिलेगा। तो m और 40 शीर्षा विमुख कोण है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं m बराबर 40, कारण शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण। m 40 हो गया। क्या बेटा? बेटा करेक्शन करवाने के लिए धन्यवाद आपका। ये 40 नहीं है, ये 70 है। किसने करेक्शन करवाया? ये किसने करेक्शन करवाया? ये यादव सेजल। चलो अच्छी बच्ची, इसका मतलब सेजल बहुत ध्यान से सुन रही है, समझ रही है। अच्छा लगा बेटा, ऐसे ही ध्यान से सब देखा करो। m 70 है, m और ये 70 शीर्षा विमुख कोण है, तो इसलिए m का मान 70 हो जाएगा। अब ये y और m ये अंता कोण है, इसलिए y और m का योगफल 180 होगा। तो इसलिए अगला स्टेप क्या लिखेंगे हम लोग? y प्लस m बराबर 180 अंश। लेकिन m का मान, y का मान हमें ज्ञात करना है, m का मान अभी हमने 70 अंश निकाला है, बराबर 180 वैसे ही लिखो। अब हमको यहाँ पे प्लस 70 हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको y का मान चाहिए। तो प्लस और 70 को हटा देंगे तो सिर्फ y रह जाएगा यहाँ, और यहाँ बराबर 180, इतना ही बचेगा। तो अब ये जो प्लस 70 को हमने यहाँ से हटा दिया है, तो ये माइनस होके दूसरे साइड चला जाएगा। प्लस था इसलिए माइनस हो गया। अब 180 में से 70 गया, कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो दोनों मिल गया। x कितना मिला था? हमको मिला था 140 डिग्री, और y मिल गया 110 डिग्री, दोनों मिल गया। तो हमको कोण x और y के माप पूछे गए थे, तो वो हमने ज्ञात कर लिया है। सबको समझ में आ गया है? ठीक है, सबको समझ में आ गया है? ओके, तो आगे बढ़े। अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। यहाँ यहाँ पर क्या दिया है? रेखा P और रेखा Q समांतर है। रेखा P और Q समांतर है, और L और M भी समांतर है। L और M भी समांतर है, मतलब ऊपर नीचे की लाइन भी बराबर है, लेफ्ट और राइट की लाइन भी समांतर है। L और M भी, ऊपर नीचे की लाइन भी समांतर है, लेफ्ट और राइट की लाइन भी समांतर है। इसका मतलब हम लोग यहाँ लेफ्ट और राइट के भी कोण ले सकते हैं, ऊपर नीचे के भी कोण ले सकते हैं, राइट? इसके पिछले सवाल में क्या था? इसके पिछले सवाल में इसके पिछले सवाल में सिर्फ ऊपर और नीचे की लाइन समांतर थी, इसलिए हम ऊपर और नीचे के कोण ही हम ले पा रहे थे। लेफ्ट और राइट की लाइन समांतर नहीं थी, इसलिए हम लेफ्ट और राइट के कोण नहीं ले पा रहे थे। लेकिन यहां पर क्या दे दिया है? यहां पर ऊपर और नीचे की लाइन भी समांतर है, लेफ्ट और राइट भी समांतर है, इसलिए हम ऊपर नीचे की कोण भी ले सकते हैं और लेफ्ट और राइट के कोण भी ले सकते हैं। हाँ, तो अभी क्या हमें ज्ञात करना है? कोण ए, बी और कोण सी के माप ज्ञात करना है, वो भी कारण के साथ में। तो ठीक है, यहाँ पर देखो ये ए, अच्छा ये ए जो है इसका माप दिया है, हाँ निशान यहाँ लगा है, इसका मतलब इस कोण का माप ए है। ये जो ए है ये एक्चुअली यहाँ होना चाहिए, ठीक है? हाँ जी। तो अब देखो, पहले हम ए ज्ञात करेंगे। तो ए देखो, ए यहाँ पर हमको एक ही माप का मालूम है, सिर्फ 80 डिग्री पता है। तो ये 80 डिग्री और ए, ये क्या एफ जैसा या सी जैसा या जेड जैसा कुछ बन रहा है, या टी जैसा या एक्स जैसा कहीं कुछ बन रहा है? 80 और ए, देखो बेटा, आपको तीन शेप याद रखना है, एक एफ, दूसरा जेड, तीसरा सी
एक टी, और कौन सा, ये एक्स एक्स एक्स। एफ रहेगा तो संगत कोण, जेड रहेगा तो एकांतर कोण, सी रहेगा तो अंतः कोण, टी रहेगा तो रेखीय युगल कोण, जेड रहेगा तो एक्स रहेगा तो शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, ये याद रखना। अब चिंता मत करो, रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं रिकॉर्डेड वीडियो है ये बाद में भी मिल जाएगा आपको, लिखने के लिए जल्दबाजी मत करना। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो कोण ए है और ये जो कोण 80 डिग्री है, ये इसमें से कोई आकार बन रहा है क्या इसमें, 80 डिग्री और ए? बेटा कैसे देखते हो आप, 80 डिग्री, 80 देखो ऐसा है, और ए कैसा है, ए ऐसा है, एफ कैसे बना ये, है ना? एससी और ए, ये इसको टी, इसको कोई टी पड़ेगा? ये एफ, कैसे कैसे बोल रहे हो बेटा आप लोग? तो ये मैंने आकृति बना ली, किताब में जो आकृति थी वही आकृति बना ली है, इसको हमने m माना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया m, यह दिए गए कोण का माप आकृति अनुसार है। हाँ, अब हम शुरू करते हैं। ये m, तो सबसे पहले m का मान ज्ञात करेंगे, a का मान निकालने के लिए m मालूम होना चाहिए। तो m और 80 देखो, ये c जैसा आकार बना रहे हैं, यानी अंतः कोण है, तो इसलिए m और 80 इन दोनों को मिला के 180 अंश आएगा, क्योंकि ये अंतः कोण है। तो यहाँ लिखने का अंतः कोण के गुणधर्म, के गुणधर्म। अब प्लस 80 हटाना पड़ेगा क्योंकि m का मान ज्ञात करना है, तो प्लस और 80 हट जाएगा तो सिर्फ m आएगा। यहाँ पे 180, ये प्लस 80 वहाँ जाके माइनस 80 हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। अब m 100 आ गया। अब a और m ये दोनों शीर्षा विमुख है, तो इसलिए a जो है वो m के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण है, तो a m के बराबर है, लेकिन m कितना है, m 100 है, तो इसलिए a भी 100 हो जाएगा क्योंकि a m के बराबर था। तो इस तरह से हमको a का मान मिल गया। अब हमको ज्ञात करना है क्या, b ज्ञात करना है, b। तो देखो ये b किसी के साथ में ऐसा आकार पा रहा है क्या, एफ जेड सी टी एक्स, ऐसा कोई आकार बन रहा है क्या बी के साथ? क्या बी किसी के साथ एफ बना पा रहा है? सी के साथ बना पा रहा है? देखो ये कोण सी के साथ एफ बन रहा है, लेकिन हमको सी का ही माप नहीं पता है, तो बी का माप कैसे पता चलेगा? जब तक बी का माप नहीं मालूम पड़ेगा तब तक सी का माप भी नहीं मालूम पड़ सकता है, ये दोनों ही नहीं मालूम है। तो इसलिए ये सी के आधार पे बी अभी नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि सी ही नहीं पता है। तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों एफ तो बन रहे हैं, लेकिन ये अभी दो इसका मान पता नहीं है, इसलिए बी नहीं पता चल सकता, तो सी का कभी कोई काम नहीं है। अब देखो जो बचे हुए कोण हैं, कोई संबंध बन रहा है क्या बी का किसी के साथ? क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? ए के साथ सी बन रहा है। ध्यान से देखो बेटा, ये ए ऐसा है, देखो ए कैसा है, ऐसा है, और बी कैसा है, बी ऐसा है, ये बी है आपका।
जेड मतलब ये इस तरह से आकार बन रहा है, देखो इस तरह से आकार बन रहा है, इस तरह का आकार बन रहा है ये। तो इसको इसको जेड पढ़ते हैं क्या? ये जेड होता है ऐसा। ये कोण बी, ये कोण बी है और ये कोण ए, कुछ नहीं बन रहा है ये। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, कहीं पर भी एक एम ले लो, कहीं पर जैसे हमने एम लिया था ना, वैसे ही कहीं पर भी एक ले लो, कहीं पर भी ले सकते हो आप, कहीं पर भी। तो मैं देखो यहाँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एन ले लेता हूँ, यहाँ पे एन, ठीक है। तो देखो B और N शीर्षाभिमुख है, B और N देखो एक्स, यहाँ x है, देखो x, देखो x है ना, यहाँ x है, मतलब B और N शीर्षाभिमुख हो गया। तो B जो है N के बराबर होगा, लेकिन फिर हम तो B का मान निकालने के लिए N का मान निकालना पड़ेगा। N कैसे मिलेगा? N का किसी के साथ संबंध है? किसके साथ? C। यस, देखो ये कोण A और ये कोण N, ये दोनों C जैसा आकार बना रहे हैं, इसलिए ये कौन से कोण हो गए? अंतःकोण हो गए। अंतःकोण हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं कि A प्लस एन बराबर 180 अंश, कारण अंतःकोणों के गुणधर्म, अंतःकोणों के गुण धर्म। अब A का मान हमको पता है, A का मान कितना है? A 100 है, तो A की जगह पे हम लोग 100 लिखेंगे, प्लस n वैसे ही लिखो, बराबर 180 वैसे ही लिखो। अब हमको n का मान निकालना है, तो 100 हटाना पड़ेगा, तो ये प्लस n ही बचा। प्लस n का मतलब n होता है, प्लस n मतलब n, प्लस प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखते नहीं है, बराबर 180 बचा। अब ये जो 100 है, ये प्लस 100 है, ये प्लस, कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस होता है, जैसे यहाँ n के पीछे कोई चिन्ह नहीं है पर वो प्लस है, प्लस है पर लिखते नहीं है। तो n के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तभी भी प्लस रहता है, ऐसे 100 के पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो भी वहाँ प्लस रहता है। तो 100 यहाँ प्लस है, लेकिन हमने इसे हटा दिया है, तो ये गुस्सा होके वहाँ -100 हो जाएगा। ये +100 है, हमने हटा दिया, गुस्सा होके -100 हो गया। तो n बराबर क्या आ जाएगा? 80 डिग्री। n आ गया 80। अब देखो n 80, ये B और n शीर्षाभिमुख है, तो B n के बराबर होगा, B बराबर n, कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। परंतु n कितना है? n कितना है? 80 है। B n के बराबर है, लेकिन n 80 है, तो इसलिए हमारा B भी 80 हो जाएगा। तो ये हमको B भी मिल गया। A भी हमने ज्ञात कर लिया, B भी ज्ञात कर लिया, अब क्या बचा? C बच गया है। तो देखो C का किसके साथ में संबंध है? C किसी के साथ कुछ बना रहे हैं? ध्यान से देखो बेटा, डायरेक्ट नहीं मत बोलो। C और B में कुछ संबंध है, C और M, C A, C M, C और 80, किसके साथ क्या रिलेशन? देखो हाँ, ये कोण C और ये कोण B देखो F जैसा आकार बना रहे हैं, तो इसका मतलब C जो है B के बराबर होगा, C B के बराबर होगा, लेकिन B कितना है? B 80 है, ये B 80 है और C B के बराबर है, तो C भी 80 हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम ये लिख देंगे कि C बराबर B, कारण क्यों C बराबर B? क्योंकि ये क्यों बराबर है? क्यों बराबर है C?
ये सी बी के बराबर क्यों है? यस, वेरी गुड, क्योंकि वो संगत कोण है। क्योंकि वो संगत कोण है, तो आपको कारण लिखना है संगत कोण। कैसे पता चला कि ये संगत कोण है? यस, वो हाँ एफ जैसा दिख रहा था वो, परंतु बी का मान कितना है? परंतु बी कितना है? बी का मान हमने पहले 80 निकाला था, तो आपको दिखा देता हूं फिर से। बी ये बी का मान हमने 80 निकाला था। हाँ, तो सी बी के बराबर है, परंतु बी 80 डिग्री है, इसलिए सी भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए आप ए बी सी तीनों का मान मिल गया। हाँ, चौथा सवाल भी बता दूं? चलो चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल देखो क्या है। ए समांतर बी है, यानी रेखा ए और बी ये समांतर है। तो हमें इसके आधार पे कोण एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। ये कोण एक्स, कोण वाई, कोण जेड ज्ञात करना है। ए और बी समांतर है, यानी लेफ्ट और राइट। ठीक है, तो एक ही माप दिया, देखो 100। तो देखो पहले एक्स, चलो शुरू करते हैं। ये जो कोण एक्स है, इसका 100 के साथ में कुछ संबंध है? सॉरी, 105 है वो। एक्स और 105, ये कुछ संबंध दिख रहा है एक्स और 105 में? कोण एक्स और ये 105 डिग्री, कुछ संबंध दिख रहा है? यस, ये देखो, ये कोण x, ये आ रहा आपका कोण x, और ये रहा 105। तो ये किस तरह का आकार आकार बन रहा है? ये f बन रहा है। इसका मतलब है तो इसका मतलब है संगत कोण है। तो इसका मतलब x बराबर 105 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि a और b समांतर है। रेखा समांतर होती है तो संगत कोणों के माप सर्वांगसम होते हैं, तो इसलिए x का माप 105 हो जाएगा। अब मेरे को बताओ y का किसके साथ संबंध है? क्या संबंध है? देखो, ये कोण y ऐसे है और ये कोण z ऐसे है। ये f बन रहा है, तो y का z के साथ में संबंध नहीं है। कैसे है? ये y और ये z ऐसा है, ये y ऐसा है, z ऐसा है। अगर ये पूरी लाइन भी बना दूं तो z ऐसा बन रहा है और y ऐसा बन रहा है। ये f बोलते हैं क्या इसको? ये आकार f का है क्या? हाँ, नो ना। तो किसके साथ में संबंध है? देखो यहाँ x दिख रहा है, x, यहाँ x दिख रहा है, x। तो कौन सा, क्या संबंध, किसके साथ संबंध हुआ? किसके साथ में संबंध है फिर? x के साथ संबंध है। क्या क्या संबंध है y और x में? कैसे कोण हुए ये? शीर्षाभिमुख कोण हुए। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, तो y का माप x के बराबर होगा। y का माप x के बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन x कितना था? 105 डिग्री था। x 105 डिग्री था संगत कोण होने की वजह से। y जो है x के बराबर है, लेकिन x 105 है, इसलिए y भी 105 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है z। z कैसे ज्ञात करेंगे? देखो बताओ, z का संबंध किसके साथ में है? कैसे बेटा? अभी हमने देखा z और y का कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं बन रहा है ना।
यस, z का संबंध 105 के साथ है। देखो t बन रहा है, t दिख रहा है, t। अभी मैंने बताया था दो कोण मिलके टी जैसा आकार बनाए तो रेखीय युगल कोण होता है वो। रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो z और 105 मिलके 180 अंश होना चाहिए। तो ये 105 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 105 माइनस कर दो, 75। यस, z का मान 75 डिग्री, z का मान 75 डिग्री हो जाएगा। तो ये आप लोग कर लोगे खुद से। वीडियो में भेज दूंगा, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, भेज दूंगा ग्रुप में, आप इसको समझ करके फिर से कर लेना। अब चलो पांचवा सवाल करते हैं। पांच पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में देखो क्या है, तीन रेखा है पी, एल और क्यू, तीनों समांतर दिया है। पी समांतर है एल के, एल समांतर है क्यू के। तो हमको कोण एक्स का माप ज्ञात करना है। माइक बंद करियो बेटा आप लोग।